लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। अखिलेश जी, इधर अखिलेश जी, बीजेपी का कहना है कि भयमुक्त माहौल सपा दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को टिकट इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं होता भाई। अच्छा, इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं होता भाई। इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये क्या बैठी देखो, खड़े होकर सुनाओ, उधर दिखाओ। देख नहीं पा रहे तुम? हमने बहुत समाजवादी की बात और डायल 100 वाली जो गाड़ियां हैं, 2 विशेष पत्रकारों के लिए चलवा देंगे। जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा, सबसे पहले एक बार नेताजी यहां आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तब हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। मेरा सबसे निवेदन है और अपील है कि पीछे हो जाएं जो लोग आगे आ गए हैं। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं। जितना ये कैमरे लाइव कर रहे हैं उतने ही ये जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते। अरे भाई, तुम क्यों लाइव कर रहे हैं? तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। अगर प्रेस के साथी लाइव करेंगे तो सब लोग देखेंगे। इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को 3 काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे और आज उनके इतने वर्षों की नाकामी के कारण गरीबी बढ़ी है। दुनिया के जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारा देश गरीब होता चला जा रहा है। गरीबी की संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से कोरोना आया और हमने आपने देखा कि मजदूर अपने घर पैदल पैदल चले गए। ये सरकार चाहती तो सबको घर पहुंचा सकती थी, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मजबूर किया, मजदूरों को मजबूर किया। और हमने आपने देखा इसी शहर से न जाने कितने मजदूर गए होंगे जो घर अपने पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट की वजह से, या हार्ट अटैक हुआ, या गंभीर बीमारी थी जिसके कारण वो घर नहीं पहुंच पाए। 90 से ज्यादा मजदूरों की जान गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मजदूर की मदद नहीं की थी। अगर किसी ने मदद की थी तो यही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोगों ने आगे आकर के मदद की और समाजवादी पार्टी ने 90 के 90 मजदूरों को 1-1 लाख रुपया उनके घर पे पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने वो समय भी देखा जहां पर एक गर्भवती महिला नासिक और महाराष्ट्र से चल करके आई थी, उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। मैं आपको कह सकता हूं, समाजवादियों की सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को घर पहुंचाना पड़ता, समाजवादी लोग और समाजवादी सरकार में वो मां जिला अधिकारी की गाड़ी से वो घर पहुंचती। लेकिन इस सरकार ने गर्भवती मां को वैसे ही हाल पे छोड़ दिया, वो पैदल पैदल घर पहुंची। किसान जब आंदोलन पर बैठा, बोर्डर लगा दिए गए, कील लगा दी गई, बॉर्डर सील कर दिया गया। यहीं सर्दी में, गर्मी में, बरसात में इसी बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्हें कोई परवाह थी तो 3 काले कानून की परवाह थी कि अगर 3 काले कानून लागू हो गए तो हमारे किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनको बाजार के भाव पर छोड़ दिया जाएगा।
इसलिए किसानों को बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है, जयंत चौधरी जी हम दोनों लोग साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपने जिस इलाके में ये चुनाव है, पहले चरण में वो लोग जानते हैं और आखिरी चरण में जो चुनाव है वो लोग जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को एक कर करके एक साथ ला करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर देश में आजादी के बाद किसानों को सशक्तिकरण के लिए, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान, गरीब, मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद शहर बड़ा है, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो चल रहे उद्योग और कारखाने हैं उनको जो मदद कर सकते हैं सरकारी कानून में वो मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है इस कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई मदद नहीं की है। अगर हमें अलग से पैकेज ला करके एमएसएमई सेक्टर को अगर सुधारना पड़ेगा तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। मुझे याद है कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल का कारखाना था, बंद होने की कगार पर जब आंदोलन कर रहे थे तो समाजवादी लोग पहुंचे थे। मैं तो कहूंगा कि हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर का है कारखाना, बहुत पुराना कारखाना है, समाजवादी सरकार बनने पर साइकिल के कारखाने को पुनः जिंदा करने का काम कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा विशेष लगाव है साइकिल से। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी। ऐसे कारखाने, उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं, एक लाल वाली, मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रख रहा है।
किसान जो हमें पेट भरता और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएं। और मैं कहता हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे खोड़ा कॉलोनी के लोगों को लेकर के ये खोड़ा को कौन नहीं जानता। जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास कार्य कर सकते थे वो विकास कार्य भी और नगर पालिका भी बनाने का काम किया था। अगर खोड़ा कॉलोनी को लिए विशेष कार्य भी करने पड़े, जिसमें अस्पताल बनाना हो, डिग्री कॉलेज देना हो और अगर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना पड़े, बताओ खोड़ा जैसी जगह जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के भी लोग बड़ी संख्या में आकर के रह रहे हैं। अगर उन्हें हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हो, इलाज नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे करेंगे। वहीं सभी बात मेट्रो को रुके कार्य चालू करना और मेट्रो के कार्य तो मेट्रो तो समाजवादियों से ज्यादा किसी ने बनाई नहीं है। आप में से पुराने पत्रकार लोग भी जानते होंगे जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा। सबसे पहले एक बार नेताजी यहां आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तब हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो मेट्रो का काम हो और शहर की जो सुविधाएं हैं कि ट्रैफिक ठीक तरीके से चले, पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित लोग रहते हैं और कूड़े से लेकर के तमाम गंदगी को लेकर के, और कम से कम साफ सुथरे इलाके ऐसे हों जहां पर लोग निकल करके घूम सकें और कम से कम गाजियाबाद दिल्ली को टक्कर दे अपनी सफाई में और दिल्ली को दिखाए कि हां गाजियाबाद में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अगर कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा तो किया जाएगा। वहीं मोदी नगर में, क्योंकि बड़ी पैमाने पर वहां मजदूर किसान इलाज के लिए आते हैं, अगर अस्पताल के साथ साथ विशेष ट्रॉमा सेंटर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में और आरएलडी मिलकर के दोनों ट्रॉमा सेंटर देने का काम करेंगे। साहिबाबाद में भी इलाज की सुविधाएं देंगे, क्योंकि इधर जब से कोरोना आया है लोगों ने महसूस किया है कि इलाज कितनी जरूरी है और इलाज वो भी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोगों के साथ कई बार बहुत ज्यादा इलाज का खर्चा हो जाता है। इस कोरोना के समय पर लोगों ने अपने अकाउंट के पैसे निकाल लिए। मुझे याद है एक अखबार का मैंने खबर पढ़ी थी, 1 महीने के अंदर कानपुर जैसे शहर ने कई 100 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाला था। और अगर हमारे पत्रकार साथी यहां का आंकड़ा निकालेंगे, आप गाजियाबाद का आंकड़ा अगर निकालेंगे, कोरोना के समय पर लोगों ने सेविंग से कितना पैसा निकाला होगा तो कम से कम 2 या 3 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला होगा। तो सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मैं आपके माध्यम से निवेदन और अपील करने आया हूं कि गाजियाबाद और आसपास की जनता इन सभी साथियों की मदद करे। जो लोग हमारे साथ बैठे हैं वो तो हैं ही। धौलाना से असलम चौधरी जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मोदी नगर से पंडित सुदेश शर्मा आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के विशाल वर्मा जी प्रत्याशी हैं, साहिबाबाद से पंडित अमरपाल शर्मा जी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं, मुरादनगर में पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी आरएलडी
और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं लोनी में मदन भैया आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से जनता इनकी मदद करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। अगर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही होती तो कार्यक्रम दूसरे तरीके से होते। आज आप ही हमारे वो लोग हैं जो संदेश पहुंचा सकते हैं, आपके माध्यम से ही हम लोग घर घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग भी हमारी मदद करना, जिससे भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही सरकार को हम उत्तर प्रदेश से हटा सकें। मैं जयंत चौधरी जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, सभी हमारे दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेतागण और उम्मीदवार जो गठबंधन के चेहरा हैं, जो एक क्षेत्र में बहुत उम्मीद के साथ मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। अखिलेश जी ने काफी बात कही और बिल्कुल शुरुआत उन्होंने किसानों से की। मैं आप सबके माध्यम से देश तक ये संदेश देना चाहता हूं। आज 29 जनवरी है और जो बीती रात है 28 जनवरी की रात, जो एक साल पहले यहीं से कुछ दूर गाजीपुर बॉर्डर पे जो कुछ भी किसानों ने देखा और सहन किया, वह उनका अपमान नहीं था। वे देश में, गांव में रहने वाले, खेत खलियान में मेहनत कर रहे हर एक किसान और मजदूर का अपमान था। हमें उस अहंकार को चूर करना और वो पीड़ा, वह दर्द आज भी जिंदा है। कानून वापस हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचला और जो तैयारी 28 जनवरी की शाम को सरकार और सरकारी गुंडों ने कर रखी थी, यहीं लोनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जो मंशा थी, कोई भी किसान बिरादरी से आने वाला व्यक्ति उस बात को भुला नहीं पाया। और उन क्षणों में जो भावुकता थी किसान नेताओं की, जो भावुकता थी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी की, और जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया और हम सबको आशीर्वाद दिया, वे ताकत और हिम्मत उन्होंने दी कि किसानों, तुम अकेले नहीं हो, तुम न्याय की आवाज हो, तुम्हारी आवाज मैं बुलंद करूंगा। उनके वो बोल हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में, किसान आंदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। और इसलिए ये चुनाव, ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। और जैसा अखिलेश जी ने कहा, गाजियाबाद तो इतना बड़ा अर्बन सेंटर है, यहां लोग रोजगार की उम्मीद लेकर आते हैं, अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। यहां की जो आधारिक संरचना होनी चाहिए, जब हमारी विजन वाली सरकार बनेगी, तब गाजियाबाद की उम्मीदों पर हम लोग बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे। योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, गाजियाबाद के आप सबसे पॉश कॉलोनी में चले जाएंगे, मेन रोड पर चले जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे। आपकी गाड़ी की पूरी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट 100 मीटर की यात्रा में हो जाता है। तो
हमारी घोषणाएं सच्ची होंगी, गड्ढा मुक्त सड़कें देनी है, झूठ मुक्त सरकार देनी है। मैं आप सबके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं बातों को लेकर आप लोग हमारे पक्ष में मतदान करें। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सभी उम्मीदवार आपके सामने हैं और फिर मौका दें अखिलेश जी को कि वे जो उनके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली जो सोच है वह उसको पूरा अमला जमला पहनाएं और जमीन तक उस सोच को पहुंचाएं। धन्यवाद। नहीं, अभी दो महत्वपूर्ण चीजें कहते फिर बोल लेना है, दो तीन, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र आने से पहले कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहती है, जिस कड़ी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि 300 यूनिट की फ्री घरेलू बिजली होगी, किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले की तरह, और वहीं ये भी फैसला लिया था कि पुरानी पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत सारे संगठन, सरकारी कर्मचारी हमेशा इस बात को कहते रहे, उनकी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने और गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने माना है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। उसी कड़ी में समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जहां गरीब श्रमिकों, राजगीरों, बेघरों को सब्सिडाइज दरों पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर महंगाई से लड़ना है तो दाम बांधो नीति लागू करनी पड़ेगी। अगर दाम बांधो नीति हम लागू कर पाएंगे तो बहुत सारे गरीब और जो रोजगार पर निर्भर करते हैं उन्हें हम सब्सिडाइज या दाम बंधी हुई चीजों को उपलब्ध करा पाएंगे। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य है राज्य से भूख की समस्या को मिटाना। पहले कुछ जगह पर शुरू हुई थी, जिस योजना को बंद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 20 रुपए की थाली थी, खाना था, जिसमें मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया था। इस बार समाजवादी कैंटीन होगी। इस कैंटीन में 10 रुपए में समाजवादी थाली उपलब्ध होगी और पौष्टिक आहार होगा। इसके साथ साथ, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं काम के लिए और रोजगार के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर, मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सकें। वहीं साहिबाबाद में, क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज हो, साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो, जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। मैं समझता हूं जैन जी से आपने एक सवाल पूछा था। एक मिनट, एक चुनावी व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि कोरोना काल है, हमें सबको उम्मीद है और सरकार और चुनाव आयोग की मतलब इसमें तैयारी भी है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से काफी वोट मतदाता अपना मत प्रयोग करेंगे। इसमें मतदाताओं को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके पोस्टल बैलेट से वोट डलनी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये एक फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आप डाउनलोड करके, बैलेट फॉर्म है, इस पे अपनी वोट दर्ज कराएं। वोट का अधिकार है, उनका मत अधिकार है। कोई भी किसी दबाव में उनको आने की जरूरत नहीं। कोई उनके सीनियर अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ये उनका संविधान ने उनको अधिकार दिया। तो इस वोट को इसके लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और सुनिश्चित करें कि उनकी वोट पड़ी कि नहीं। दूसरी बात, नियम यह है कि मतदान के तारीख से पहले घर घर ये जो फॉर्म उनको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया जा रहा तो ऑनलाइन वो उसको ले सकते हैं। तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि जब मतदान हो जाता है, जो गिनती होती है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की वोट गिनी जानी चाहिए। तो सभी उम्मीदवारों को, चुनाव आयोग के सभी ऑब्जर्वर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सख्ती से, क्योंकि हमारा अनुभव है कि पिछली बार जब गिनती हुई उसमें ऐसा नहीं हुआ। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नियम का सख्त अनुपालन होना चाहिए सभी ऑब्जर्वर से, और हमारे दोनों दल के जिलाध्यक्षों से मैं उम्मीद करता हूं कि सख्ती से इसका पालन हो। इस पर हम पुरजोर कोशिश करें। धन्यवाद।
आपकी सरकार आने के बाद उनकी ऊर्जा को किस तरह से इस्तेमाल सही जगह पर किया जाए, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे और क्या कदम उठाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और ये शायद हमारी सरकार के लिए और सभी सरकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल और चुनौती है। सबसे पहले तो कोई वादकारी जाता है, सरकार से कुछ मांग होती है, सामाजिक जन आंदोलन होते हैं, तो हमारी सरकार उन लोगों के साथ ऐसे क्रूरता के साथ व्यवहार नहीं करेगी। पुलिस की लाठी, पुलिस की वर्दी जनता को सुरक्षित रखने के लिए है, ना कि राजधानी में शिक्षक आते हैं, युवा आते हैं, भर्ती को लेकर कोई सवाल करता है तो उन पर लाठी चलाई जाए। ऐसी लाठियां हमारे राज्य में नहीं चली जाएंगी। नहीं, उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। अरे एक एक कोई आप में से तय कर ले किससे पूछना है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए एक पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना। एक एक करके पूछो भाई, हो जाने दीजिए, एक एक करो। ये कौन पुरानी बातें कह रहे हो आप? लोनी का विधायक है। अरे भाई, जो देखिए ऐसा है आप सब जागरूक लोग हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बा जान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं। जनता ने हराया इनको, किसान हरा रहा है इनको। अच्छा हमें ये लाल पोटली पसंद है। उनसे कहिएगा, हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं, आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, भगवान की कोई जाति नहीं होती है, भगवान सबके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, उन्हें घर पहले ही बीजेपी ने भेज दिया। और हमारे पत्रकार साथी, हमारे योगी मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं है, उन्हें टिकट मांगनी पड़ी बीजेपी से। सोचो, एक मुख्यमंत्री, उसे टिकट मांगनी पड़ रही हो अपने ही पार्टी से। हमें यहां से लड़ना है, यहां से लड़ना है, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया, जिससे लखनऊ न आए दोबारा। चिंता का विषय ये है कि वो घर चुनाव से पहले ही पहुंचा दिए
और असली अब जनता उन्हें घर पहुंचा देगी। इस बार ये भाईचारा का चुनाव है और हम लोगों ने नारा भी दिया है, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। और किसान एकता का नया नारा है। अरे रुक जाओ भाई, नारा तो बता लें दो। अरे रुक जाओ। किसान एकता का नारा और हमारा और सबका नारा कि हमारी ताकत होगी भाईचारा, हमारी ताकत भाईचारा। कौन? हमारा गठबंधन का। ये गठबंधन इतनी रफ्तार से प्रदेश को विकास की तरफ ले जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं कह सकता हूं, ये हमारे साथी ने जो विकास का पूछा, यहां जितने गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे कि सिंगल पियर पर 6 लेन रोड अगर कहीं देश में सबसे बड़ी बनी है तो वो आपके गाजियाबाद में बनी है। आप बंबई देखाइए, कलकत्ता देखाइए, दिल्ली आपने देखा है, चेन्नई देखाइए, बेंगलोर देखाइए, हैदराबाद देखाइए। अगर सबसे बड़ी सड़क सिंगल पियर पे एक खंबे पर 6 लेन अगर कहीं बनी है देश की तो वो आपके गाजियाबाद में बनी थी। और इतने कम समय में कोई नहीं बना सकता था जो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। क्या चीज? उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। किसान की बात किसमें? एस के अंदर। तो हमें खुशी है कि किसान अगर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। किसान का कोई भी संगठन जो किसान की आवाज उठा रहा है, किसान के हित में बात कर रहा है और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है तो हम उसके साथ हैं। बीजेपी 3 कानून के साथ साथ कुछ भी कर सकती है। जो दरवाजे खटखटा रहे हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि गैस सिलेंडर कितना महंगा कर दिया। और हमें लगता है कि आपके शहर में भी जानवर घूमते होंगे सड़कों पर। इतने बड़े पैमाने पर सांड से एक्सीडेंट से कोई नहीं मरा जितने उत्तर प्रदेश में मर गए। मैंने भी आंकड़े निकाले थे, लगभग 100 पहुंच गए लोग। मिशन यूपी की नहीं, आपका ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर किसान उत्तर प्रदेश में आ रहे हो, किसान संगठन, तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने आ रहे होंगे। नहीं, हमें वो कोई विधानसभा तो लड़ नहीं रहे। अरे भाई रुक जाओ। वो जितने भी किसान संगठन आ रहे हैं अंतोगतवा भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं। किसान के पक्ष में, किसान की भावना को समझते हुए किसानों के सामने जो संकट आने वाला है, आप बताइए यहाँ जितने लोग हैं, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं प्रचार, और प्रचार को देख करके हम लोग वहां से तेल खरीद लेते हैं खाने वाला, जो रिफाइंड ऑयल खरीद लेते हैं हम लोग। हमारे सरसों का तेल ज्यादा स्वस्थ है। हमारे सरसों के तेल की न किसानों को कीमत मिल रही सरसों की, और वही किसान जब सरसों का तेल खरीद रहा तो बताओ 200 से पार खरीदा कि नहीं खरीद रहा। समाजवादी लोगों की कोशिश रहेगी कि सरसों का तेल अगर सस्ता करने के लिए हमें किसानों को ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ी या सरकारी प्लांट लगाने पड़े तो लगाने का काम करेंगे, जिससे सस्ते में सरसों का तेल उपलब्ध हो जाए। पीछे कोई पूछना चाहता है? महिला एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एमएसपी के प्रोक्योरमेंट के लिए
एमएसपी से खरीद के लिए सरकार में व्यवस्था की जाएगी, वहीं प्रोक्योरमेंट कैसे हो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, खरीद की भी जगह जगह केंद्र बनाए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा मंडियों में काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी सरकार में मंडी चाहे साहिबाबाद की हो चाहे नोएडा गाजियाबाद में हो। और हमने तो बाबा रामदेव जी को भी 500 एकड़ जमीन दी थी कि जिससे वो एक बड़े कुछ कारखाना लगा दें या मंडी जैसी व्यवस्था पैदा कर दें जिससे शहर में फल सब्जी अनाज समय पर मिल जाए। आपके शहर में न जाने कितना दूध आता होगा, न जाने कितनी फल सब्जी आती होगी, न जाने कितना अनाज आता होगा। तो अगर वो लोग जो बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, वो किसान तक मुनाफा कैसे पहुंचे, उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वो महिला पत्रकार है, महिला पत्रकार, एक महिला पत्रकार का सवाल है। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। इसलिए इनके नफरत के कोई मुद्दे नहीं चलने वाले। नफरत में अपनी माताएं, बहनें और खासकर महिलाएं जो भागीदारी लोकतंत्र में बराबर चाहती हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाएं और अपनी बहनों के लिए उनके स्वास्थ्य के, उनकी सुरक्षा को लेकर के और वो सशक्तिकरण की दिशा में अगर हमें कोई काम करना पड़ा है तो किया है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्रिसिएशन किया था 1090। वहीं बड़े पैमाने पे जो हमारी बहनें थीं, उनको लैपटॉप मिला था, गरीब महिलाएं थीं उन्हें समाजवादी पेंशन से जोड़ा था, और विशेष गर्भवती महिलाएं और महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस चलाई गई थी। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर के आने वाले समय में अपनी माताएं बहनों के लिए, बेटी बहन और मां तीनों के लिए एक विशेष योजना लेकर के मैनिफेस्टो में हम आएंगे। आप न्यूट्रिशन मिशन भी हाँ, न्यूट्रिशन मिशन। इस बार मैंने कहा हमारे विशाल वर्मा लड़ रहे हैं और मुझे याद है कि ये सीट किसी और ने मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने विशाल वर्मा जी को दे दी। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आप गठबंधन देख रहे हैं, किसानों का गठबंधन, पुराने किसानों के नेताओं का गठबंधन देख रहे हैं, वहीं आप देखेंगे समाजवादियों के साथ अम्बेडकरवादी भी मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है जो संविधान से खिलवाड़ हो रही है। क्या? एक मिनट, उनका सवाल। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। जीतने के बाद जाएंगे, जीतने के बाद हम बुलाएंगे। अरे एक एक पूछिए, हम जा नहीं रहे कहीं हैं। इस बार देखिए, ये गाजियाबाद बड़ा शहर है और ये जो आपके कई काम जो गाजियाबाद में हुए, चाहे फ्लाईओवर बना हो, चाहे सबस्टेशन बनाए हो, चाहे आपका अस्पताल बनाए हो, चाहे खोड़ा जैसी जगह को नगर पालिका बनाया हो या और सुविधाएं दी हो, पार्क बनाए हो, मेट्रो का बनाया हो, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि ये शहर बड़े शहरों में है, इस शहर को अच्छा बनाना और आज के हिसाब से शहरों में सुविधाएं देना, क्योंकि जहां अथॉरिटी है वहीं बड़ा शहर भी है, उद्योग कारखाने हैं। मैंने शुरू में कहा आपसे कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल की फैक्ट्री चलती थी जो बंद हो गई। अगर हमें विशेष कुछ पैकेज देना पड़ा एक और एमएसएमई जो हमारे छोटे उद्योग वाले हैं, जरूरी ये है, हमारा स्वार्थ और लालच ये है कि अगर कारखाने चलेंगे तो रोजगार और नौकरी मिलेंगी,
तो हम यहाँ के उद्योग कारखाने, यहाँ के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं जिससे रोजगार, नौकरी मिले और उत्तर प्रदेश संपन्न हो, और रेवेन्यू जब यहाँ से मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में और जगह भी काम कर सकेंगे। पूछिए क्या। जो आपके पास सुझाव वो कर देंगे, और डायल 100 वाली जो गाड़ियां हैं 2 विशेष पत्रकारों के लिए चलवा देंगे। क्या कह रहे हैं? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं सुना देगा। एक मिनट, एक भाई बोलो। माइक उन्हें दे दो। अरे जो आपकी सुविधा के लिए, एक मिनट, आपकी व्यवस्था बना ले। माइक दे रहे, लेकिन एक ही लोग बोलना और दूसरे को दे देना। 15 दिन का भुगतान एक ही रखना। एक जयंत जी, गन्ने का भुगतान, जयंत जी, गन्ने, 1 मिनट पत्रकार साथी, 1 मिनट जाना, 1 मिनट, बहुत जरूरी बात कही है। 1 मिनट। हमारे पत्रकार साथी ने पूरे पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव और आखिरी चरण और उससे पहले के चुनाव की महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अक्सर सरकारें ये कहती हैं कि किसानों का समय पर भुगतान होगा। मैं अपने पत्रकार साथी के सवाल के माध्यम से और आपके सहयोग से पूरे के पूरे किसानों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अलग से अगर फार्मर्स फंड भी बनाना पड़ा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बनाना पड़ा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़ा, तो अलग से फंड बना करके किसानों को चीनी मिलों के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका गन्ने का भुगतान कराया जाएगा। और उसका उदाहरण ये है, क्योंकि पहले भी एक बार जब संकट आया था तो 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के समाजवादी सरकार में किसानों के गन्ने का भुगतान कराया गया था। जो हमारा पुराना काम है, जयंत जी, जो पुराना काम है वो भरोसा वाला। 28 जनवरी की रात को पिछली साल राकेश टिकैत जी यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर रोए थे, जहां पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर भाजपा प्रत्याशी हैं, वो क्या किसानों को उठाने के लिए गए थे। आपके लोनी प्रत्याशी मदन भैया ने उनको समर्थन दिया था। क्या आपको लोनी विधानसभा से किसानों को क्या समर्थन मिलेगा? नहीं, ये तो कोई सवाल नहीं है। हम तो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, इसमें किसी किसान को शक नहीं हो सकता। अखिलेश जी, पत्रकार अखिलेश जी 2017 में अब माइक आ गया उनके हाथ में, जिनके हाथ में माइक नहीं। 2017 में यूपी के लड़के थे, अब किसान के बेटे हैं, बीच में बहन जी भी आ गई थी। आखिर विनिंग कॉम्बिनेशन कब मिलेगा आपको? देखिए मेरे पत्रकार साथी, ये जो गठबंधन है ये जमीन का, किसानों का, गरीबों का गठबंधन है। इस बार इसका परिणाम आएगा। अखिलेश जी, एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण देना चाहती है, केंद्र सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। यदि आपकी सरकार आती है तो ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, जिस समय कोर्ट ने, आपको अच्छी तरह याद होगा, नीट को लेकर के पूरे देश में हलचल थी और भारतीय जनता पार्टी को एफिडेविट देना था उनकी सरकार को कोर्ट में एफिडेविट देने से पहले उन्हें स्वीकार करना पड़ गया था आरक्षण को लेकर के। जो आरक्षण का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो मूल भावना है आरक्षण की, उस पे हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना अगर नहीं होती है तो बहुत सारे लोग ये फैलाते हैं किस जाति ने कितना छीन लिया। इसलिए मूल भावना पर और जाति जनगणना की जाएगी। अखिलेश जी, आपने युवाओं के लिए घोषणा की है, आपने और वर्गों के लिए घोषणा की है, लेकिन व्यापारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की। जीएसटी से परेशान है व्यापारी, कोरोना में उनके कारोबार भी बहुत ठप हो गए हैं। मैं बड़ी संख्या में व्यापारियों की जान गई है, कुछों ने आत्महत्या की है। इसीलिए मैंने कहा एमएसएमई को और जीएसटी का सरलीकरण हो, क्योंकि जीएसटी में इतने अमेंडमेंट हो गए। ये व्यापारियों को परेशान करने के लिए जीएसटी है कि व्यापारियों को सुविधा देने के लिए जीएसटी है। इसलिए मैं अपने पत्रकार साथी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो जीएसटी में क्या आसान तरीके से सरलीकरण हो,
हमारे व्यापारी को उसमें उलझना ना पड़े, उलझा न रहे, वैसी व्यवस्था करने का काम होगा। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने कहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? पास ले जाओ मुंह। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पलायन करना पड़ेगा, मुनव्वर राणा ने ये कहा है, इसको लेकर अरे भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने वाला है, राजनीतिक पलायन इस बार। किसान नौजवान तैयार हैं इनको हटाने के लिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, इधर सामने 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 सामने, अखिलेश जी, एक मिनट। एक मिनट, वरिष्ठ पत्रकार बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पहले मुजफ्फरनगर गए, शुरुआत नहीं, देखिए किसानों के दल। ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी हम दोनों ने मिलकर के सबसे पहले मुजफ्फरनगर से शुरू किया कार्यक्रम, और इसलिए किया कि वो गन्ने का क्षेत्र है, वहां के किसान समय समय पर आंदोलन करते हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो किसान है। सोचिए कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद जब गन्ना तैयार हो जाए तो कीमत नहीं मिल रही। महंगाई की सबसे ज्यादा मार किसान पर है, ये खाद नहीं दे पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पाए, आज बिजली का बिल कितना आ रहा है, जो कमाई हो रही है। और सोचिए आप सबके अकाउंट हैं, आप सब लोग बैंक में जाते होंगे, आप सोचिए कितना फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था, आज क्या पहुंच गया। जब लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी और कमाई नहीं होगी, अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किसान कैसे खुशहाल होगा। इसलिए किसान इस बार महंगाई के खिलाफ खड़ा है और अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम चाहता है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, ये सवाल है, अखिलेश जी, ये सवाल है मुजफ्फरनगर से अमित अरे ऐसे तो हमारे सुन ही नहीं पाएंगे। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक सवाल है, अखिलेश जी, एक सवाल है, मुजफ्फरनगर में अभी अरे माइक दिया, माइक भी नहीं चल रहा। माइक कहाँ है? मुजफ्फरनगर में अमित शाह घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जात पात और दंगे की राजनीति करती है गठबंधन, जात पात और दंगे की राजनीति करती है। अरे वो कुछ नहीं जानते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, एक बार एक इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए। देखिए एक मेरा आपसे यही कहना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने मन बना लिया। उत्तर प्रदेश में कोई सरप्राइज आने वाला नहीं है, यहाँ पर मन बना लिया है कि सरकार बनने वाली है। लोग कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यही तो एक कहते थे कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, पर देयर इज ए डेफिनेटली अल्टरनेटिव। हम बैठे हैं दोनों लोग। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, इधर इधर, अखिलेश जी, बीजेपी का कहना है कि भयमुक्त माहौल सपा देगी, और लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को टिकट इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं क्या कहना होता आपका? भाई। अच्छा इतना तो लोकसभा में हंगामा नहीं होता भाई। अखिलेश जी, अखिलेश जी, इधर इधर, महिला सुरक्षा अखिलेश में बोल जी, चुके हैं। अखिलेश जी, आपका कहना है कि भयमुक्त माहौल हम देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को टिकट देने वाली सपा सरकार बननी है। कौन पूछ रहा है? इधर इधर इधर, अब पूछिए। आपका कहना है कि हम भयमुक्त माहौल देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दागी नेताओं को आप टिकट दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अरे भाई ऐसा नहीं। अरे भाई तुम पढ़ तो लेते। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। और दूसरा बताओ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पे कितने मुकदमे थे? पुरानी बातें भूल जाओ, बताइए। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। तो पुराना भूल जाइए, सोचो आज के समय का। मैं कानून व्यवस्था पे एक और बात कहना चाहता हूं, एक मिनट। कौन?
सर एक सवाल इधर से कौन कह रहा है? अरे सर आप धोलाना का पूछ रहे हो? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, चाहे धौलाना हो, साहिबाबाद हो, मोदी नगर हो या गाजियाबाद और जितनी भी विधानसभा हैं, इनको विकास की गति देने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। सर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मुरादनगर जोड़ करके सर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। 21 लाख लोगों को लेकर के आईटी सेक्टर में एक रोड मैप आपने दिया है। आगे आने वाले दिनों में बाकी लोग के लिए क्या रोड मैप है? रोजगार पूरा बोल दीजिए। थोड़ा पास लगा के बोलो यार। बोल दिया सब है। सारी को मुरादनगर को भी विकास गति देंगे। मैं बताइए। ये कह रहा था कि 21 लाख लोगों के रोजगार के लिए एक रोड मैप आपने दिया है आईटी सेक्टर में। बाकी बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार लोग हैं। आपको सुनना चाह रहे हैं क्या रोड मैप है बाकी लोगों के लिए? मैं सभी पत्रकार साथियों के साथ जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी पिछले दिनों 22 तारीख को मैंने कहा था कि केवल आईटी सेक्टर में समाजवादी सरकार बनने पर 22 लाख नौजवानों को क्वालिटी और अच्छे रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकारी विभागों में लगभग 11 लाख रिक्त पद खाली हैं। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन और हमारे बहुत सारे सहयोगी दलों के साथ जो सरकार बनेगी, सबसे पहले सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर 11 लाख वो हैं जो मैं मैनिफेस्टो में कहूंगा, लगभग 11 लाख रिक्त पद हैं, 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में का। और अगर आईटी सेक्टर को ध्यान से देखा जाए, मैं जब आ रहा था सड़क से तो मैं देख रहा था महिंद्रा टेक की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की जो ये कानून व्यवस्था को सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी गई 100 नंबर, जो अब डायल 100-112 हो गया, इसका जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस हुई है, वो महिंद्रा टेक पार्टनर है इसका। शायद आप में से लोग नहीं जानते होंगे या जिन्होंने फॉलो की होगी न्यूज वो जानते होंगे। ये बीजेपी वालों ने महिंद्रा टेक वालों को भी परेशान किया था और इसलिए परेशान किया कि इन्होंने अच्छी व्यवस्था क्यों दे दी। आप जाकर के उनके अधिकारियों से पता करना। अखिलेश जी एक सवाल मेरा है। अखिलेश जी अखिलेश जी एक सवाल मेरा है। ये वेस्ट यूपी का चुनाव है, पहले चरण का चुनाव है। वेस्ट यूपी में 2 मुद्दे हमेशा गूंजे हैं। अरे बुलाया ने शादी वाले घर में है आरएलडी का जाओ भाई। एक हरित प्रदेश का आरएलडी का मुद्दा रहा है पहले। ये शादी वाले कार्यक्रम में बुलाया आपने, ये पंडाल जो है ये शादी वाला है। मैं अखिलेश जी एक सवाल वेस्ट यूपी का पहले चरण का चुनाव है। 2 मुद्दे हमेशा रहते थे, एक हाईकोर्ट बेंच का और दूसरा हरित प्रदेश का। आरएलडी का हरित प्रदेश का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये दोनों मुद्दे गायब हैं। हम दोनों लोग मिलकर के बैठ के बात कर लेंगे। ये जो मुद्दे महत्वपूर्ण आपने उठाए हैं, बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं। हमारे लिए सबसे सेंसिटिव बात यह है कि जिन्होंने किसानों को अपमानित किया है, किसानों को जीप से कुचला है, उनको सबक सिखाएं, पहले हटाएं और उत्तर प्रदेश से भगाएं। दूसरा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी प्राथमिकता पे ये सवाल बड़े हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश को ऐसी एक्सप्रेसवे दे दें, ऐसी सड़कें दे दें कि गाजियाबाद का भी व्यक्ति अगर लखनऊ जाना चाहे तो 4.5 घंटे में पहुंच जाए। बताओ, हमारे बनाए हुए एक्सप्रेसवे पे और पुरानी सरकार के बनाए हुए एक्सप्रेसवे में अगर ठीक से चले तो 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते? तो आने वाले समय में ऐसी एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को लखनऊ या कहीं भी जाना हो तो 5-6 घंटे में आराम से पहुंच जाए। विकास में पश्चिम को पूरी भागीदारी मिलेगी। अखिलेश जी सामने, हेलो अखिलेश जी सामने, इधर अखिलेश जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का सवाल, आखिरी सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का जो मामला अभी उठाया था वो आपने टाल दिया। लेकिन एक बार बताइए, योगी जी और बीजेपी ये आरोप लगाते हैं कि सपा जब सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं। अरे जब आपकी 2012 में सरकार आई थी, मसूरी में पहला दंगा हुआ था, आप बताइए।
देखिए, मैं आपके माध्यम से भरोसा दिला सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि कोई भी दंगा नहीं हो पाएगा और किसी तरीके से कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई बना रहे, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं होगा और कानून सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही साथ हो गया लास्ट क्वेश्चन। किसान की बात देखिए, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और साथ ही साथ किसानों को सिंचाई के लिए फ्री सिंचाई, इसलिए मैं कह सकता हूं कर सकते हैं क्योंकि समाजवादी सरकार में बिजली के कारखाने लगे। भाजपा ने अभी तक एक भी कारखाना नहीं लगाया। बीजेपी वाले कभी कभी कहते हैं कि चांदनी रात पसंद है। जैन तो जी, मुझे बीजेपी वाले जैन बताएं। चौधरी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपका आखिरी सवाल मेरा आपसे आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। जैन जी, स्पेशली जैन जी से पूछिए। मेरा सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल में दलित चेहरे, नाम मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा, एक कांग्रेस छोड़ के आए, दूसरा एलआईसी से आए। एक ने इगलास से टिकट मांगा, एक ने हापुड़ से सुरक्षित सीट टिकट मांगा, लेकिन आपकी पार्टी ने दोनों दलित लोगों को कहीं से भी टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों? अरे लो, ये नहीं, क्या लेकिन बात है? औरों को दिया। ये क्या बैठे देखो, खड़े होके सुनाओ, उधर दिखाओ। देख नहीं पा रहे ना तुम? हमने बहुत टिकट दिए। आरएनडी और समाजवादी पार्टी की क्या बात है? मैं समाजवादी की बात, इगलास, आप- मैं आप- लोकदल की सीट की बात कर रहा हूं। एक मिनट, मैं गजरा- लोकदल की सीट की बात कर रहा हूं। हाँ, तो गजराज हापुड़ की जी- और इगलास की। अरे यार, अरे पत्रकार इगलास भाई, में जो लड़ रहे हैं वो अरे वो भी पत्रकार ऐसी भाई। हैं। हाँ, नहीं, अरे पत्रकार भाई ये मत पूछो। हापुड़ से गजराज जी। बड़ी लड़ाई ये है कि समाजवादियों के साथ इस बार अम्बेडकरवादी जी भी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहती है, ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को उड़ा देंगे। इसलिए समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ मिलकर के हराएंगे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।